Hello guys, welcome back to our today's topic that is based on the phasor diagram of an induction machine, right? In which first of all we will discuss about the phasor diagram of an induction motor, and then after we will move on the phasor diagram of an induction generator also. So first of all we will try to understand how can we draw the phasor diagram of an any kind of induction motor, right? तो देखो इस लेक्चर में हम फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर कैसे बनता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर बनाने के पहले सबसे पहले आपको हल्का फुल्का या फिर आपको वर्किंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर का एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जब तक आपको वर्किंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर का एक आइडिया नहीं दिमाग में बैठेगा तब तक आप फेजर डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेजर डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर बना के रखा है, ठीक। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया गया है पाई आर से। तो यहाँ पे पाई आर जो है वो आपका क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स है। ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है इंडक्शन मोटर का वो दो फ्लक्स से मिलके बनता है। वो दो फ्लक्स कौन कौन से कहलाते हैं, एक कहलाता है रोटर का फ्लक्स, रोटर का फ्लक्स, और दूसरा कहलाता है स्टेटर का फ्लक्स। तो यहाँ पे फाई वन को हम मानते हैं स्टेटर फ्लक्स और फाई टू को मानते हैं रोटर फ्लक्स। तो इन दोनों फ्लक्स से मिलके आपका बना है रिजल्टेंट फ्लक्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ द स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स। देन क्या होता है कि ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इसके ठीक, क्योंकि देखो वाइंडिंग जो क्या होती है प्योरली इंडक्टेंस होता है, तो इसके ठीक 90 डिग्री आपका 90 डिग्री एंगल से आपका स्टेटर का ईएमएफ और रोटर का ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो दोनों ही ईएमएफ सेम फेस में लाई करेंगे। बट उसमें क्या होगा कि इंड्यूस जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा स्टेटर साइड वो ज़्यादा होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर साइड में वो कम होगा। क्यों ऐसा होता है, क्यों हमने कहा कि ईएमएफ ऑन द स्टेटर साइड इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑन द रोटर साइड, ईएमएफ इंड्यूस ऑन द रोटर साइड? क्योंकि जो रोटर का जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, रोटर की वाइंडिंग की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। तो इसलिए यहाँ पे जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है रोटर साइड में वो कम दिखाया जाता है एज कंपेयर टू इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द स्टेटर साइड, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपको रोटर में ईएमएफ मिल जाता है तो उसके बाद आपको करंट मिलेगा, बट वो करंट जो मिलेगा वो आपका लैग करेगा E2 और E1 से बाई सम एंगल, एट सम एंगल थीटा 2, ठीक है, एट सम एंगल थीटा 2। क्योंकि वाइंडिंग में आपका रेजिस्टेंस भी रहता है, रिएक्टेंस भी रहता है, इस वजह से जो आपका जो करंट मिलेगा वो थीटा 2 एंगल से लैग करेगा E2 के रिस्पेक्ट में, E2 के रिस्पेक्ट में। अब जैसे ही रोटर में करंट मिलेगा तो आपका उसी फेस में रोटर का फ्लक्स लाई करेगा, दैट इज फाई 2। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे थीटा 2 जो है, थीटा 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ resistance and reactance of the, due to the presence of the resistance and reactance of the rotor winding, that's why current I2 lagged behind the rotor EMF E2 at some angle theta 2, and that angle should be equal to the tan inverse of x2 by r2. Is it clear? Right, is it clear? Okay, now what happened,
how can we uh, how can we draw the uh, stator flux? हाउ कैन वी ड्रॉ द स्टेटर फ्लक्स, यानी कि स्टेटर फ्लक्स जो φ1 है इसको हमने यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वो φ1 और φ2 से बना है। तो φ1 जो मिलेगा जब हम रिजल्टेंट फ्लक्स को रोटर फ्लक्स से माइनस कर देंगे तब जाके आपका ये स्टेटर का फ्लक्स मिलेगा। तो φ2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? φ1। φ2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? -φ2। ठीक है, -φ2। तो ये -φ2 जस्ट φ2 का अपोजिट दिखाया है ये, और इसका जो रिजल्टेंट होगा डेट विल बी द स्टेटर फ्लक्स, डेट इज कॉल्ड अ φ1, डेट इज कॉल्ड अ φ1। तो इस टाइप से फेजर डायग्राम बनता है। अब नेक्स्ट ये देखिए कि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। सो इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर जो वाट एवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस्ड in on the rotor side of the induction motor, that will be that also will be in the direction of the rotating magnetic field, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये आपका फेजर डायग्राम इस टाइप से आपका बनता है फेजर डायग्राम। अब इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि इन इंडक्शन मशीन बोथ द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग कैरी करंट एंड प्रोड्यूस फ्लक्स ड्यू टू विच द रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स, ये फाई आर जो रहता है वो रिजल्टेंट फ्लक्स रहता है, वो कहाँ मिलता है? एयर गैप में मिलता है। Resultant air flux is obtained by sum of the flux of the two windings, and this resultant flux is responsible for inducing an EMF in a stator as well as rotor winding. Right? ये हमने अभी डिस्कस किया। Now next point is states that in an induction machine rotor number of turns are usually less than the stator number of turns. So due to which the magnitude of rotor EMF is less than the magnitude of the stator EMF. ठीक है, ये भी मैंने अभी बताया। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही होता है कि रोटर का नंबर ऑफ टर्न्स होने की वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर EMF होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF ऑफ द स्टेटर साइड। राइट, नाउ नेक्स्ट इज, अब जो EMF जो इंड्यूस होता है रोटर में ऑन द रोटर साइड वो होता है ड्यू टू शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि हमें करंट चाहिए। जब तक हमें करंट नहीं मिलेगा तो टॉर्क हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो टॉर्क प्रोडक्शंस के लिए हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है, और करंट के लिए हम शॉर्ट सर्किटेड करते हैं। जब हम रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा, और उस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की मौजूदगी के कारण जो रोटर करंट जो मिलेगा वो रोटर ईएमएफ को लैग करेगा बाय ए सर्टेन एंगल। ठीक है, बाय ए सर्टेन एंगल मीन्स θ2, एंड दैट विल बी इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ x2 अपॉन r2। राइट, नाउ द रोटर फ्लक्स। ओके, जब हमें रोटर करंट मिल जाएगा तो जो रोटर फ्लक्स होगा φ2 वो भी सेम फेज में मिलेगा एज द रोटर करंट। ठीक, तो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंडक्शन मोटर वाट एवर द टॉर्क इज प्रोड्यूस ऑन द रोटर साइड, दैट टॉर्क will produce in the same direction of the rotating magnetic field, but the torque
बट फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द टॉर्क द रोटर फ्लक्स ट्राइज टू कैच द स्टेटर फ्लक्स। जब रोटर फ्लक्स आपका स्टेटर फ्लक्स को पकड़ने की कोशिश करता है तो उस केस में आपका टॉर्क जनरेट होता है, उस केस में आपका क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से फेजर डायग्राम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो टॉर्क जो मिल रहा है वो आप देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो रोटर फ्लक्स है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रहा है, स्टेटर फ्लक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसी केस में टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क को आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टॉर्क होता है वो आप कोई भी दो फ्लक्स ले लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया रिजल्टेंट फ्लक्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, रिजल्टेंट फ्लक्स एंड रोटर का फ्लक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स। क्या था, क्या होगा, 90 प्लस थीटा 2, 90 प्लस थीटा 2। ठीक है, इसको डेट कैन बी रिटर्न एज फाई आर फाई 2 इंटू कॉस थीटा 2। देखो ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट फ्लक्स और रोटर फ्लक्स ही लिया है, आप यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स और मैंने रोटर फ्लक्स लिया है टॉर्क के लिए और साइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन दैम ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि रिजल्टेंट फ्लक्स और रोटर फ्लक्स लो, आप रोटर फ्लक्स और रिजल्टेंट फ्लक्स ले सकते हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स ले सकते हैं, या फिर स्टेटर फ्लक्स रोटर फ्लक्स ले सकते हैं। कोई भी दो यदि फ्लक्स लोगे तो उन दोनों के बीच का आपको एंगल लेना पड़ेगा, तब जाके आपको टॉर्क की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकाला। तो देखो नेक्स्ट जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, ये तो मैंने बता दिया कि इन सच अ डायरेक्शन दैट द रोटर फ्लक्स जब स्टेटर फ्लक्स को कैच करने की कोशिश करेगा तो तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो टू मैक्सिमाइज द टॉर्क, टू मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, थीटा 2 आपका क्या होना चाहिए, थीटा 2 शुड बी as small as possible and ideally should be 0, which is only possible if the rotor winding is purely resistance। ठीक है, and its leakage reactance is 0, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका पॉसिबल नहीं होता है। तो टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए आपका जो एंगल होना चाहिए थीटा 2 वो जितना कम से कम पॉसिबल हो उतना होना चाहिए, तो मैक्सिमाइज टॉर्क मिलेगा। और आइडियल केस में 0 मिलता है जब रोटर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ प्योरली रेजिस्टेंस, बट कुछ ना कुछ तो लीकेज रहेगा, तो लीकेज की वजह से ऐसा टॉर्क आइडियली 0 होना पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फेजर डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर का केस हमने देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्शन जनरेटर। अगेन मैंने यहाँ पे फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्शन जनरेटर ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, फिर से वही बात आती है कि जो रिजल्टेंट जो फ्लक्स मिलता है वो एयर गैप में मिलता है, और वो जो रिजल्टेंट एयर गैप जो फ्लक्स रहता है वो दो फ्लक्स से मिलके बना होता है, एक होता है स्टेटर फ्लक्स और दूसरा होता है रोटर फ्लक्स। ठीक है, स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स से मिलके रिजल्टेंट फ्लक्स बना है। तो जैसे ही हमें रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है उसके ठीक 90 डिग्री लैग, उसके ठीक 90 डिग्री लैग, 90 डिग्री के बाद आपका स्टेटर का ईएमएफ और रोटर का ईएमएफ मिलेगा, स्टेटर ईएमएफ एंड रोटर ईएमएफ। ये भी बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर ईएमएफ यहाँ पे कम दिखाया गया है क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रोटर वाइंडिंग होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। इस वजह से आ रही बात समझ में, इस वजह से। ठीक है, अब ठीक इसके 90 डिग्री लैग आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा I2।
वो एट सम एंगल थीटा 2 मिलेगा, एट सम एंगल थीटा 2 मिलेगा, ठीक। बट इन केस ऑफ एन एनी काइंड ऑफ इंडक्शन जनरेटर, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ करंट, तो जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट I2 मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे I2 के अपोजिट फ्लक्स phi 2 दिखाया गया है, I2 के अपोजिट फ्लक्स phi 2 दिखाया गया है, ठीक। ओके, phi 2 दिखाया गया है। और अब बात आती है कि phi 1 कैसे मिलेगा। तो phi 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, phi 1 के लिए हम जब रिजल्टेंट फ्लक्स को रोटर फ्लक्स से माइनस कर देंगे तो हमें phi 1 मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, phi 1 मिलेगा, ठीक। ठीक, ये जो है ये आपका phi 2 है, ठीक। जस्ट इसका अपोजिट फेजर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा phi 2, ठीक। और रिजल्टेंट माइनस phi 2, और ये आपका स्टेटर का फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, नाउ जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, चाहे वो इंडक्शन जनरेटर ले लो, इंडक्शन मोटर ले लो, ठीक। इसके अपोजिट आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है। और इन केस ऑफ इंडक्शन जनरेटर में हम प्राइम मूवर के सहारे रोटर को रोटेट करवाते हैं। तो जो प्राइम मूवर का जो टॉर्क रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टॉर्क रहता है, दोनों अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो पॉइंट वाइज देखिए यहाँ पे, इन एन इंडक्शन जनरेटर करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वाइंडिंग इज रिवर्स एज कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। दैट्स वाई वॉट एवर द फ्लक्स डेवलप ऑन द रोटर करंट दैट विल नाउ बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट, ये मैंने अभी बताया। नेक्स्ट point states that as can be seen the direction of the torque is such that rotor flux tries to catch। यहाँ देखो ये जो phi 2 है रोटर फ्लक्स है, रोटर फ्लक्स जब स्टेटर के फ्लक्स को कैच करने की कोशिश करेगा उसी केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपका प्रोड्यूस होगा, राइट। बट इंडक्शन जनरेटर में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इज दैट इन अ मोटर डेवलप टॉर्क सपोर्ट्स द रोटेशंस। इंडक्शन मोटर में व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर व्हाट एवर द टॉर्क डेवलप्ड ऑन द रोटर साइड दैट टॉर्क will supports the rotation, whereas in case of induction generator the prime mover torque supports rotation but developed torque opposes rotation, right, opposes rotations। तो फिर से बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के ऑफ एन इंडक्शन जनरेटर के बारे में। वो क्या होता है, देखो टॉर्क कब डेवलप होगा, जब रोटर फ्लक्स ट्राइज टू कैच द स्टेटर फ्लक्स, है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कोई भी दो फ्लक्स ले लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते टाइम पे कोई भी दो फ्लक्स ले लो, जैसे कि यहाँ पे पाई 2 पाई आर ले लेंगे अपन, पाई 2 पाई आर ले लिए हमने, और इनटू साइन ऑफ द फाई 2 एंड फाई आर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा 2, साइन 90 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2, राइट, कॉस थीटा 2 होगा। अगेन मैक्सिमाइज टॉर्क के लिए
एंगल जो रहेगा वो जितना कम से कम हो सके उतना अच्छा है, ठीक। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, अब कुल मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रोटर फ्लक्स एंड द resultant air gap flux into the sine of the angle of 90 plus minus theta 2। प्लस साइन का मतलब समझ जाना आप, इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, एंड नेगेटिव साइन का मतलब समझ लीजिए कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडक्शन जनरेटर। तो ये थी कहानी आपकी फेज़र डायग्राम ऑफ इंडक्शन मशीन्स की, जहाँ पे हमने इंडक्शन मोटर का अलग फेज़र डायग्राम समझने की कोशिश किया और फेज़र डायग्राम ऑफ इंडक्शन जनरेटर को अलग समझने की कोशिश की। आई होप आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप से हम किसी भी इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर में फेज़र डायग्राम के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो फेज़र डायग्राम बहुत बार आएगा आगे आने वाले टॉपिक में, जैसे कि इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल, उन सब टॉपिक्स में आपका फेज़र डायग्राम बहुत यूज़ होगा। तो अगेन आई रिपीट, यदि फर्स्ट टाइम आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को देखिए। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे तो चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। यदि आप मैंने जो जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं उसको डायरेक्टली रटोगे, फेज़र डायग्राम को रटोगे, वो आपका आज या फिर कल तक दिमाग में रहेगा और डेफिनेटली 2-3 दिन के बाद आप नील बटे सन्नाटा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो लॉजिकली इस चीज़ों को समझिए, फिर आप फेज़र डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर के लिए अप्रोच करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे। तो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।